नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। प्रिय साथियों, जो साथी DSSB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह TGT या फिर PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं जो पिछले ईयर के प्रश्न पत्र हैं वो लेकर आ रहा हूं। आज जो मैं प्रश्न पत्र सॉल्व कराने जा रहा हूं वह TGT हिंदी की जो परीक्षा 2021 में हुई थी वो पेपर लेकर मैं आपके समक्ष आ रहा हूं। साथियों, जो विद्यार्थी DSSB में शिक्षक बनने की चाह रख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक संजीवनी का काम करेगा। DSSB की जो परीक्षा होती है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है। जो मेरा अनुभव रहा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा के जाते हैं तो विश्वास मानिए 50% प्रश्न आपके इधर उधर से नहीं आएंगे, बस और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। साथियों, जो विद्यार्थी TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो वो ध्यान रखें कि TGT में 100 प्रश्न आपके विषय से रहते हैं, ठीक है, और 100 प्रश्न पेपर फर्स्ट से। तो जो 100 प्रश्न विषय से रहते हैं उसमें 100 प्रश्न अगर विषय से रहते हैं तो उसमें हिंदी साहित्य के प्रश्न, दूसरा हिंदी व्याकरण के प्रश्न रहते हैं, और तीसरा लगभग 20 प्रश्न जो होते हैं वह शिक्षण के रहते हैं, शिक्षण अधिगम के रहते हैं। तो साथियों, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वह इन सारी चीजों को ध्यान रखें कि आपको हिंदी साहित्य भी पढ़ना है, हिंदी व्याकरण भी पढ़ना है और शिक्षण अधिगम भी 20 प्रश्न तैयार करना है। लगभग हिंदी व्याकरण के लगभग 30 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण के रहेंगे और 50 प्रश्न आपके साहित्य के रहेंगे और 20 प्रश्न आपके शिक्षण अधिगम के रहेंगे। ये मोटा मोटी मैंने एक रूपरेखा बता दिया। प्रिय भाइयों, आप ये समझ लो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो DSSB की तो बहुत विस्तार में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी बात माने तो 2-3 चीज रखें। एक है गोविंद पांडे की किताब, ठीक है, गोविंद पांडे की हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, तो उसे बस बार बार पढ़ें। विश्वास मानिए कि इस पुस्तक के अलावा आपको बहुत ज्यादा पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोविंद पांडे की पुस्तक आप पढ़ें और बहुत जितने अधिक हो सके उतने प्रश्न लगाएं। जैसे यूथ पब्लिकेशन के TGT PGT LT ग्रेड GIC GDC डाइट हिंदी अध्याय वार सॉल्व पेपर आता है, उसमें लगभग 13,000 प्रश्न 15,000 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यूथ का वो देख सकते हैं। बाकी प्रतिदिन आप अपने रिवीजन में भी और पढ़ने के क्रम में भी गोविंद पांडे को रख सकते हैं। जहां तक हिंदी व्याकरण की बात है तो हिंदी व्याकरण अगर आपको तैयार करना है बहुत अच्छे तरीके से तो देखिए, बहुत डीपली पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। जो इसके स्तर के जो प्रश्न आते हैं वो आप आदित्य पब्लिकेशन की एक हिंदी व्याकरण की किताब आती है, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की, वो पढ़ सकते हैं। तथा यूथ की ही सामान्य हिंदी करके एक किताब आती है कि आपको उसमें व्याकरण के PYQ आपको मिल जाएंगे, उसको आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और किसी विशेष चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? देखिए, ये जो वो है पेपर 18 सितंबर 2021 शिफ्ट 1 का पेपर है और यह TGT हिंदी का पेपर है, ठीक, मेल TGT हिंदी का पेपर है। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं और हम विस्तृत रूप से व्याख्या सहित इस पे बातचीत करते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? देखिए, यह प्रश्न जो है द्विवेदी युग का प्रश्न है। द्विवेदी युग के एक कवि हुए हरिऔध, ठीक है, हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हुए। उन्हीं की एक रचना है, खड़ी बोली की रचना है प्रिय प्रवास, और यह प्रिय प्रवास करुण रस
करुण रस की प्रधानता प्रिय प्रवास में मानी जाती है। और यह प्रिय प्रवास कब लिखा गया? 1914 में। तो प्रिय प्रवास में करुण रस की प्रधानता है। यह खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। देखिए, प्रथम महाकाव्य है, इंपॉर्टेंट है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरिऔध ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया। इसकी काव्य शैली बड़ी मार्मिक और भावपूर्ण है। प्रिय प्रवास पर हिंदी का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। यह एक पुरस्कार है, मंगला प्रसाद पारितोषिक हरिऔध को मिला था। और प्रिय प्रवास रचना पर, प्रिय प्रवास कब आई थी? 1914 में आई थी। इनकी जो अन्य रचनाकार काव्य ग्रंथ हैं वह पद प्रसून 1925, चुबदे चौपदे, चोखे चौपदे 1932, बोलचाल, रस कलश, रस कलश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और वैदेही वनवास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, हरिऔध की रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि आर्थर कानन डायल से हिंदी के का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ? कानन डायल से कौन सा हिंदी का उपन्यासकार प्रभावित हुआ? तो देखिए, कानन डायल कहा भी जाता है गोपाल राम गहमरी को। तो हिंदी उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी कानन डायल से प्रभावित थे। गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक भी माना जाता है। एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है कि जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक कौन था? तो गोपाल राम गहमरी। और हिंदी का कानन डायल कहा जाता था इनको, हिंदी का कानन डायल गोपाल राम गहमरी को कहा जाता था। ये अंग्रेजी भाषा में जासूसी उपन्यास लिखते थे और ये पेशे से डॉक्टर थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये आया था। दोस्तों, जो प्रश्न पूछने का स्तर है टीजीटी का, वो बहुत सामान्य है। अगर आप प्रतिदिन पुस्तकों को पढ़ते हैं, गोविंद पांडे को पढ़ते हैं, प्रश्न सॉल्व करते हैं, तो आप दे पाएंगे कि एक भी प्रश्न इधर उधर से आपको नहीं मिलेंगे, डिट्टो यहीं से मिलेंगे, गोविंद पांडे की पुस्तक से। आइए, प्रश्न नंबर 3 है कि सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? देखिए, जो अगर पात्र और घटना और गांव के नाम आदि पूछ देता है तो ये प्रश्न अपने आप में कठिन होता है। लेकिन कुछ का हमें याद रखना है, जैसे प्रेमचंद के फणीश्वरनाथ रेणु के जो उपन्यास है, उनके पात्र के नाम, उनके कुनबे गांव के नाम, ठीक है, उस उपन्यास में कौन से गांव का चित्रण किया गया है, और जैनेन्द्र कुमार अज्ञे, ये लोग महत्वपूर्ण है। तो जैनेन्द्र के किस कहानी में सुनंदा एक पात्र है? तो देखिए, जैनेन्द्र की एक कहानी है पत्नी, ठीक है, पत्नी, उसकी उसकी एक पात्र है सुनंदा। ठीक है, जैनेन्द्र की जो प्रथम कहानी है खेल, खेल 1928 की कहानी है। इनके कहानी संग्रह और कौन कौन है? देखिए, फांसी 1929 में, दो चिड़िया 1935 में, एक रात 1934 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में, ध्रुव यात्रा 1944 में, पाजेब 1942 में, जय संधि 1949 में। ठीक है, और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी रचनाकार थे। इन पे फ्रायड का प्रभाव माना जाता है। इनकी जो चर्चित कहानियां हैं वह है स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सम, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग्य, ये हत्या, ये सब महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? तो देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं, प्रिय प्रवास है जो हमने अभी बात किया 1914 में, पारिजात भी है, रसकलश भी है, अधखिला फूल भी है, ये सब हरिऔध की रचनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर जहां पर कृष्ण महापुरुष के रूप में चित्रित किए गए हैं, अंकित किए गए हैं, वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास 1914 की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है द्विवेदी युगीन कवि हैं। ठीक है, द्विवेदी युगीन। और प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के
प्रिय प्रवास महाकाव्य में कृष्ण को महापुरुष के रूप में अंकित किया गया है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। देखिए इसमें सर्ग भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं, जिनमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। इनको कवि सम्राट की उपाधि और प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। कवि सम्राट की उपाधि किसको मिला है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, रसकलश 1931 में, अधकिला फूल उपन्यास है, पारिजात 1937 में, कृष्ण शतक 1982 में, रसिक रहस्य 1899 में, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, ग्राम गीत, कल्पलता, बोलचाल, मर्म स्पर्श, चोखे चौबदे, चुबदे चौबदे, पदम प्रसून, ये सब इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। आइए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया है? मतलब नहीं लिखा है, ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। देखिए, बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश, भाग्यवती। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो भाग्यवती, क्योंकि जो भाग्यवती है वह श्रद्धाराम फिलौरी की रचना है। किसकी है? श्रद्धाराम फिलौरी की का उपन्यास है, जिसमें डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास और श्रद्धाराम फिलौरी को प्रथम उपन्यासकार माना है। ठीक है, बाकी ये 3 रचनाएं, बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश, ये तीनों के तीनों रांगे राघव की रचना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी शेखर जोशी का रचना नहीं है? शेखर जोशी एक बहुत अच्छे रचनाकार हुए, बहुत बड़े रचनाकार हुए। तो इनमें से कौन से रचनाएं, ये 4 रचनाएं दी हैं, साथ के लोग, हलवाहा, नए पत्ते, एक पेड़ की याद, इसमें से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? तो नए पत्ते जो है शेखर जोशी की रचना नहीं है। साथ के लोग, हलवाहा, नए एक पेड़ की याद, ये सभी रचनाएं शेखर जोशी की है। और जो नए पत्ते रचना है वह किसका है? निराला, यह निराला की रचना है। 6 प्रश्न हो गए। आइए 7वें प्रश्न पे चलते हैं कि हिंदी में रिपोर्टाज, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी में रिपोर्टाज के जनक किसे माना जाता है? क्या वह शिवदान सिंह चौहान जी हैं, राम कुमार वर्मा है, उपेंद्र नाथ अश्क है, निर्मल वर्मा है? तो देखिए, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक जो माने जाते हैं वह शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। देखिए, रिपोर्टाज जो है अपने आप में क्या है? एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी सॉरी, हिंदी गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ है। अच्छा, शिवदान सिंह चौहान का एक रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। यह 1938 में प्रकाशित हुआ था और किस पत्रिका में? रूपाभ पत्रिका में। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पेरिस के नोट्स, निर्मल वर्मा का प्राग एक स्वप्न और उपेंद्र नाथ अश्क का पहाड़ों में प्रेममय संगीत प्रमुख रिपोर्टाज है। ठीक है, आइए 8वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? क्या वह राजेंद्र प्रसाद है? क्या वह गुलाब राय है? क्या यह चतुरसेन शास्त्री है या भारतेंदु हरिश्चंद्र है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती की जो लेखक है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और यह एक प्रकार की आत्मकथा है और बहुत अच्छी आत्मकथा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ठीक है, अन्य जो राजेंद्र प्रसाद की एक राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा नाम से ही एक आत्मकथा है जो 1947 ईस्वी में लिखी गई थी। गुलाब राय, मेरी असफलताएं, बहुत अच्छी रचना है, मेरी असफलताएं
आत्मकथात्मक निबंध है 1946 में। चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा है यादों की परछाइयां भाग 1 1956 में, और मेरी आत्मकहानी भाग 2 1963 में। ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी का प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास का, यह 1941 में रचा गया था, बुना गया था। इनको पहला आत्मकथा माना जाता है। और सबसे प्राचीनतम जो आत्मकथा माना जाता है वह अर्धकथा है 1641 में। ठीक है, बनारसी दास जैन ने लिखा था। आइए 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। साकेत बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की है। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो और मैं जो जयशंकर प्रसाद है इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, और गुणवंत हेमंत और एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न पे अभी हमने डिस्कस किया। भाग्यवती, भाग्यवती ये किस प्रकार का उपन्यास है? बच्चों से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, सामाजिक, तिलिस्मी? तो दोस्तों भाग्यवती मैंने अभी बताया 1877 का एक सामाजिक उपन्यास है जिसके लेखक श्रद्धा राम फिलौरी हैं, और विजय शंकर मल्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। याद करना है, विजय शंकर मल्ल ने। तिलिस्म से संबंधित उपन्यास जो है चंद्रकांता है। चंद्रकांता जो है तिलिस्म से संबंधित है, जो देवकीनंदन खत्री है। और भाग्यवती जो है वह एक प्रकार का सामाजिक उपन्यास है। ठीक है। अब प्रकृतिवादी उपन्यासकार पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। फागुन के दिन 4 पांडे बेचैन शर्मा उग्र का उपन्यास है, इसे प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। ठीक है, 10 प्रश्न हो गए। आइए 11वें प्रश्न पे देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? बाला बोधिनी, बाला बोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाला बोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वह है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। एक पत्रिका है इनका हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। दूसरा है कवि वचन सुधा। तीसरा है बाला बोधनी। ठीक है, बाला बोधनी। तो जो बाला बोधनी जो पत्रिका है यह 1877 के आसपास बनारस से निकली थी, और जो अन्य पत्रिका है जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 में निकली थी। कवि वचन सुधा जो है 1868 में पत्रिका निकली थी। यह मासिक पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर यह हरिश्चंद्र युग पड़ा था। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, और इनके जन्म के समय को ही भारतेंदु युग कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कुछ संस्मरण व उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। देखिए सही विकल्प दिए गए हैं, गलत जो है वो हमें पहचानना है। ठीक है, और क्या क्या है? संस्मरण है, संस्मरण है और उनके लेखक हैं। ठीक है, मतलब ये 4 विकल्प में 4 संस्मरण दिए गए हैं, उनके लेखक दिए गए हैं। तो ज्यादा अपनी कम पराई 1959 की रचना है, 1959 की रचना है। ज्यादा अपनी कम पराई किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। बिल्कुल सही है। मील के पत्थर, मील के पत्थर किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तीसरी जो रचना है 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत की का ये संस्मरण है। बिल्कुल सही है। चेतना के बिंब महादेवी वर्मा का ये संस्मरण नहीं है, जबकि चेतना का बिंब डॉक्टर नगेंद्र का यह संस्मरण है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है? भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है। पहला मुआवजे, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, पैर तले जमीन। ठीक है, तो
सॉरी, जो पैर तले जमीन रचना है वह भीष्म साहनी का नहीं है, जबकि यह मोहन राकेश का नाटक है। बाकी मुआवजे, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, यह तीनों भीष्म साहनी के नाटक हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया है? देखिए, क्या यह महितार्थ है, पूछ की रात है, घास वाली है, नमक का दारोगा है? बहुत इंपॉर्टेंट ये पात्र है झबरा, और बहुत अच्छी और बहुत संवेदनशील कहानी है, एक प्रेमचंद की कहानी, पूछ की रात। ठीक है, पूछ की रात, इसमें झबरा कुत्ते का वर्णन है। देखिए, प्रेमचंद की कहानी है महातीर्थ, जिसमें कैलाशी, मुंशी इंद्रमणि, दाई, रुद्र, सुखदा, रुद्रमणि, ये इन पात्रों का वर्णन है। प्रेमचंद की कहानी है घास वाली में मुलिया, महावीर, युवक चैन सिंह, बिरजू का वर्णन है। नमक का दारोगा में वंशीधर, पंडितालोपीदीन, इनका वर्णन है। और प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात, जिसमें हल्कू, मुन्नी और झबरा कुत्ते का वर्णन है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? क्या यह कृष्णा सोबती का है, निर्मल वर्मा का है, भीष्म साहनी का है, ममता कालिया का है? चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? तो प्रिय साथियों, चीड़ों पर चांदनी एक प्रकार का निबंध है, और यह निर्मल वर्मा का निबंध है। निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे। शिमला में जन्मे निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी 1994 साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1985 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इतने बड़े रचनाकार हैं, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं निबंध संकरा जो महत्वपूर्ण है, देखते हैं। देखिए, चीड़ों पर चांदनी 1964 में, हर बारिश में 1970 में, शब्द और स्मृति 1976 में, कला का जोखिम 1981 में, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न नंबर 16 है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? तो देखिए प्रिय साथियों, ये प्रकार का यात्रा वृतांत है, और मेरी जीवन यात्रा यह राहुल सांकृत्यायन, बहुत बड़े घुमक्कर कहे जाते हैं, इनका एक नाम घुमक्कर भी है, घुमक्कर शास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं। और राहुल सांकृत्यायन की रचना है मेरी जीवन यात्रा। इनके अन्य यात्रा वृतांत कौन कौन से हैं? मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, यूरोप यात्रा, लंका यात्रा, जापान यात्रा, ईरान यात्रा, चीन में क्या देखा, लहाशा की ओर, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा, ये सब इनके महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत हैं। और आगे का जो यात्रा वृतांत है, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, यह आगे के यात्रा वृतांत है। तथा प्रभाकर माचवे के यात्रा वृतांत में गोरी नजरों में हम 1964 का एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। त्यागपत्र, परख, सुनीता, कल्याणी। देखिए, जब आप पढ़ें तो एक कालक्रम, अगर समय न याद हो तो एक क्रम आप लोग जरूर याद करें। जैसे परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दर्शाक, ये क्रम है इनके जैनेन्द्र के उपन्यासों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का जनक माना जाता है। ठीक है,
आइए 18वें प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या है कि काव्य जीवन की आलोचना है। बहुत अच्छा कथन है, काव्य जीवन की आलोचना है। एक बात याद रखें कि टीजीटी की परीक्षा में पाश्चात्य काव्य शास्त्र से एक या फिर दो प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन पाश्चात्य काव्य शास्त्र से उतने ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र को बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो साथी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एक प्रश्न आया है, काव्य जीवन की आलोचना है। यह कथन आर्नोल्ड का है। और वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये किसका कथन है? तो वर्ड्सवर्थ का कथन है। और अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित की। अरस्तु ने लिखा है कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। ठीक है, आइए 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? तो हिंदी उपन्यास के केंद्र में कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। तभी तो कहा जाता है प्रेमचंद्रोत्तर युग, प्रेमचंद्र पूर्व युग। तो प्रथम उत्थान जो है प्रेमचंद्र पूर्व युग का है, द्वितीय उत्थान प्रेमचंद्र युग का है, तृतीय उत्थान प्रेमचंद्रोत्तर युग का है, चतुर्थ उत्थान आधुनिक बोध के उपन्यास का है। तो जो उपन्यास के केंद्र में है और समय सीमा जो बांटी गई है उसके केंद्र में प्रेमचंद्र जी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रेमचंद्र। 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाला तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे? तो 17 वर्ष तक हिंदी की जो एक महत्वपूर्ण पत्रिका, ऐसा कहें कि खड़ी बोली की एक महत्वपूर्ण पत्रिका का जो संपादन कार्य संभाला है वह 1903 से लेके लगभग 1920 तक संभाला। और किसने संभाला है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 की सन 1900 ईस्वी में यह पत्रिका आती है, सरस्वती पत्रिका। खड़ी बोली की यह पत्रिका जानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसके संपादक थे 1903 से लेकर 1920 तक। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग नाम पड़ा था। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे वह चिंतामणि घोष थे और इनके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में सन 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग से जनवरी मास में प्रारंभ किया। इसके द्वितीय संपादक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 और से लेकर 1920 तक लगातार संपादन किया है। इसके तृतीय संपादक के रूप में 1920 में पंडित देवी दत्त शुक्ल ने संपादन कार्य संभाला है। ठीक है, इस सरस्वती पत्रिका के बारे में बताया मैंने। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है कि भारत भारती, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत भारती जो रचना है वह किसकी है? क्या वह भीष्म साहनी की है? बिल्कुल नहीं। महादेवी वर्मा की है? बिल्कुल नहीं। जैनेन्द्र कुमार की है? नहीं। मैथिली शरण गुप्त इसका सही उत्तर है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो सॉरी, इनके अन्य जो रचनाएं हैं वह है रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वत्थ मैथिली शरण गुप्त की रचना है 10 में, किसान विकट भट्ट गुरुकुल झंकार साकेत बहुत इंपॉर्टेंट 1931 में, यशोधरा द्वापर जय भारत 1952 में, विष्णु प्रिया सिद्धराज हिंदू वैतालिक पंचवटी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब भीष्म साहनी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं? झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, हानुस, कुंतो, कड़िया भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। महादेवी वर्मा के जो काव्य है निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, सप्तपड़ा, दीपशिखा, यामा इनकी रचनाएं हैं। जैनेन्द्र की रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन है।
ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है। सोहनलाल द्विवेदी, तो देखिए दोस्तों, ये आर्द्रा जो है यह काव्य संग्रह सोहनलाल द्विवेदी का नहीं है, बल्कि सोहनलाल द्विवेदी की का यह नहीं है। आर्द्रा, मलबे का मालिक, सेफ्टी पिन, जख्म, मिसपाल, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये सब मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। ठीक है, भैरवी, दूधवाला, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगधारा, कुणाल, चेतना, बांसुरी आदि सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। आइए 23 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है। तो प्राकृतिक चित्रण का, गंगा वर्णन में प्राकृतिक चित्रण का वर्णन किया गया है, परिचय दिया है। तो भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में प्रकृति चित्रण का परिचय दिया है। भारतेंदु जी की काव्य कृति है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, दान लीला, बसंत, कृष्ण चरित्र, विजय वल्लरी, बकरी विलाप, बंदर सभा, रिपुनाष्टक, विजयनी विजय वैजयंती, प्रबोधनी, नए जमाने की मुकरी, उर्दू का श्यापा, ये सभी भारतेंदु की रचनाएं हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। देखिए क्या है वह, अधकिला फूल, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, नहीं पूछा है, वह अधकिला फूल है। अधकिला फूल किसका है, यह हरिऔध, हरिऔध की रचना है अधकिला फूल। ठीक है, आइए 25 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध है। नवीन नाम से तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल नहीं, नंदुलारे वाजपेयी नहीं, श्याम सुंदर दास नहीं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन को नवीन उपनाम से भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि है। अब बाल कृष्ण शर्मा की रचनाएं कौन कौन सी है, एक है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, बहुत इंपॉर्टेंट, हम विस्पाई जन्म के इंपॉर्टेंट है, विनोबा, विनोबा स्तवन, उर्मिला आदि है। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। 26वां प्रश्न है, धर्मदास किसके शिष्य थे। धर्मदास किसके शिष्य थे, तो धर्मदास कबीर के शिष्य है। एक दिन मैं कबीर पे ही पूरी बातचीत करूंगा, कबीर को लेकर आऊंगा, कबीर के बारे में बातचीत करूंगा। तो धर्मदास किसके शिष्य थे, तो कबीर के शिष्य थे। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, नरहरियानंद या शेष सनातन। कबीर के रामानंद, सूरदास के वल्लभाचार्य, धर्मदास के गुरु का नाम कबीर। ठीक है, तो ये याद रखने हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास होता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से लेकर आज तक। ठीक है, आइए 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है। द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है, तो द्वंद्व गीत रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। दिनकर को ओज का कवि भी कहा जाता है, समय सूर्य भी कहा जाता है। दिनकर की जो रचनाएं हैं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, इतिहास के आंसू आदि दिनकर की रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य कौन कौन से हैं, हिम की रिटनी, हिम तरंगिनी, समर्पण, माता, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, रस कलश, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध, सतसई। और भारतेंदु जी के काव्य भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, होली, सतसई, श्रृंगार प्रेम प्रलाप, ये सब इनकी रचनाएं हैं।
आइए प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमल कांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? तो जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, उनकी ये सब रचनाएं हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर किरण, स्वरधुली, युगपथ, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चीता, चिदंबरा, ये सब सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। सॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद, निराला यहां नहीं, जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी, 1935 की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसमें 15 सर्ग हैं। आइए प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया है? कौन है वसंत पंचमी के दिन मनाते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है, निराला अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया। इनका जन्म 1899 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। इन्होंने उस दिन को आधार मानकर अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन घोषित किया। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्याकाली। ठीक है, अनामिका में संकलित प्रमुख कविताएं कौन कौन सी है? सरोज स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, यही सच है। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। आइए प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। 31वां प्रश्न क्या कहता है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। किस कवि की पंक्ति है? देखिए, निराला की एक बहुत सुंदर यह पंक्ति है। एक कविता है विधवा नाम से, उसी की यह पंक्ति है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। विधवा कविता की यह पंक्ति है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की यह पंक्ति है। विधवा कविता परिमल में संग्रहित है। और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला छायावादी कवि है। छायावाद के जो 4 स्तंभ है उनमें से एक है। इनकी कविताएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव। देखिए, जयशंकर प्रसाद भी छायावादी कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोको छवास, वभ्रु, वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर, कमाइनी। ठीक है, जो दिनकर है सूर्य के कवि कहे जाते हैं, ओज के कवि कहे जाते हैं, स्वच्छंद काव्यधारा के कवि कहे जाते हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंदी, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी आदि। ठीक है, दिनकर को समय का सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं कि निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह किस रचना, देखिए कितने आसान प्रश्न आ रहे हैं कि किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, सप्तपड़ा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा जो है छायावादी कवित्री हैं और यह निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत जैसी रचनाएं लिखती हैं। और जो वो वेद पर आधारित एक इनकी रचना है सप्तपड़ा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? देखिए, जापानी लोक कथा पर अषाढ्य वीणा है और अषाढ्य वीणा एक लंबी कविता है और इसका जो मुख्य भाव है वह अहंकार का विसर्जन है। क्या है? अहंकार का विसर्जन। ठीक है, अज्ञेय की रचना है अषाढ्य वीणा। अज्ञेय की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? यह दीप अकेला, कितनी नाव में कितनी बार, निशा निमंत्रण किसकी रचना है? यह है निशा निमंत्रण
और जो है बच्चन साहब की है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मिलन यामिनी, निशानी मंत्रण, ये सब बच्चन साहब की है। और जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। मंजरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो मंजरी जो काव्य संग्रह है उसके रचयिता है गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, अभी और कुछ, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तथा भवानी प्रसाद मिश्र के ये प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, सप्तपुरा के जंगल, टूटने का सुख आदि। यह किसके काव्य संग्रह है? भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का आधुनिकता का जन्मदाता माना जाता है। भारतेंदु की कुल 175 लगभग 175 कविताएं मानी जाती हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, किसमें है? खड़ी बोली की यह रचना है। बकरी विलाप, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? तो दोस्तों तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। इनके गुरु का नाम नरहरयानंद था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, और तुलसीदास जी की ही रचना रामचरितमानस है। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। और ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास को साक्षात भगवान श्री राम का दर्शन हुआ था कि एक पंक्ति है उनमें इसका चित्र मिलता है कि दशा समय के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 36 पे देखते हैं। आज हम 50 प्रश्न लगाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में 50 प्रश्न टीजीटी हिंदी के सॉल्व पेपर जो है उसको देखेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी केशवदास जी की रचना नहीं है? तो क्या यह वीर सिंह देव चरित है, नक्शिक है, जहांगीर जसचंद्र का है, देव माया प्रपंच है? तो देखिए केशवदास की ये तीनों रचनाएं हैं, लेकिन देव माया प्रपंच केशवदास की नहीं है। यह प्रबोध चंद्रोदय का काव्य अनुवाद है। देव का कुछ महत्वपूर्ण कृतियां, कवि देव की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, भाव विलास इंपॉर्टेंट है, अष्टयाम इंपॉर्टेंट है, भवानी विलास इंपॉर्टेंट, देवचरित, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद इंपॉर्टेंट। ये किसकी रचनाएं हैं? यह देव की रचनाएं हैं। और वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता इंपॉर्टेंट, छंदमाल इत्यादि केशवदास की रचनाएं हैं। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और डॉक्टर नगेंद्र तथा गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा का महत्व किसकी है? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रमुख कवि है, छायावादी कवि हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सुखो छवास, वब्रु वाहन, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कमायनी। ठीक है, यह जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचनाएं हैं? तो रेणुका, हुंकार, प्रणभंग, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे के हरिनाम दिनकर की रचनाएं हैं। ठीक है, और भगवती चरण वर्मा की जो प्रमुख कथाकार है माने जाते हैं, इनकी प्रमुख उपन्यास है पतन, चित्ररेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ और सीमा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं।
किसका विचार है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने कहा है कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं। मेरी कल्पना को जिन जिन विचारधाराओं से प्रेरणा मिली है उन सब का समीकरण करने की मैंने चेष्टा की है। मेरा विचार है कि वीणा से लेकर ग्राम्या तक अपनी सभी रचनाओं में मैंने अपनी कल्पना को ही वाणी दी है। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, कल्पनाशील कवि माने जाते हैं, कल्पना के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जब मैं इस पेपर को सॉल्व कर रहा हूं तो आप भी अनुमान लगा रहे होंगे कि छायावाद, द्विवेदी युग, कार सप्तक, मतलब मूल रूप से आधुनिक काल के बहुत ज्यादा प्रश्न हैं। ठीक है, रीति काल के प्रश्न मुझे अभी तक बहुत कम दिखे हैं। रीति काल के दुक्का, केशव दास और देव पर प्रश्न थे। भक्ति काल के प्रश्न दिखे हैं, आदि काल के अभी तक कोई प्रश्न नहीं दिखे हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो भक्ति काल और आधुनिक काल को एकदम तटस्थ कर ले, याद कर ले, रट ले। ठीक है, देखिए परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करेंगे तभी सफल हो पाएंगे, अन्यथा बिना परिश्रम के कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? तो 1928 में। सुमित्रा नंदन पंत का प्रकाशन, पल्लव का प्रकाशन 1928 में हुआ था। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाषा के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है। देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, उच्छावास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, काला और बूढ़ा चांद, ये सब इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप आज कर ले या फिर 1 साल बाद करें या 2 साल बाद करें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप आज नहीं कर रहे हैं संघर्ष और बाद में कर रहे हैं तो बाद में दुगुना संघर्ष करना पड़ेगा, दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नए बच्चे आपके साथ सम्मिलित हो जाएंगे पेपर में, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो क्यों ना हम आज ही पढ़ के पेपर क्लियर करें, पढ़े, संघर्ष करें। संघर्ष ही जीवन है। जब तक आप हार नहीं मानते हैं तब तक कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है, कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। इसलिए संघर्ष करें, थोड़ी सी मेहनत कर दे, सफलता करीब रहेगी। ठीक है, आइए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? हिंदी का संबंध भारोपीय परिवार से है। हिंदी का संबंध भारोपीय भाषा परिवार से है। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य भाषा परिवार तथा भारत हित्ती परिवार भी कहा जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिनमें 2 वर्गों में शतम और केतुम में बांटा गया है। शतम वर्ग में ही भारत ईरानी आर्य भाषाएं आती हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी को 3 उपवर्गों में बांटा है, ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी, मराठी, मागधी, पिसाची। अर्धमागधी से निकली हुई जो भाषा है दोस्तों वह है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी की भाषा है। ठीक है, अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा पूर्वी हिंदी है। अर्धमागधी प्राचीन काल में मगध की साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसी भाषा में अपना धर्मोपदेश दिए थे। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्व मागधी उपभाषा है, पूर्वी हिंदी उपभाषा है और इसकी जो बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC से मैंने ट्रिक बनाया था। पूर्वी हिंदी की ये ट्रिक है ABC। ठीक है, अर्धमागधी में आता है।
प्रश्न नंबर 42 देखते हैं व्याकरण का प्रश्न है, संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं। कितना आसान प्रश्न है दोस्तों। तद्भव तत्सम जो साथी पढ़े होंगे, जो जानते होंगे, हिंदी के रूप को तद्भव बोलते हैं, वो इसी के संस्कृत के रूप को तत्सम बोलते हैं। जो देशज शब्द होते हैं, देसी भाषा के शब्द होते हैं, जैसे लोटा, उसको देशज शब्द कहते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तद्भव। देखिए जैसे तत्सम शब्द है, वत्स का बच्चा होता है, अहम का मैं, एक तद्भव होता है वचन की बोली, अर्ध का आधा, प्रिय का पिया, ये होता है। और उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन से बादशाह ने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था। बहुत बढ़िया काम किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अखंड का पर्यायवाची नहीं है, समूचा, अनंत, अक्षय, अविभक्त। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, अखंड शब्द अनंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुछ अन्य शब्दों के पर, जैसे अखंड का पर्यायवाची हो जाएगा पूर्ण, समस्त, संपूर्ण, अविभक्त, समूचा, पूरा। गधा का हो जाता है खर, गर्दभ, राशभ, बेसर, चक्रीवान, धूसर। सरस्वती का पर्यायवाची हो जाता है भारती, वाक, वागीशा, वीणापाड़ी, हंसवाहिनी। सुंदर का रुचिर, चारु, रम्य, रमणीक, ललित, चित्ताकर्षक। पंडित का सुधि, कोविद, बुद्ध, बुद्ध, धीर, प्राज्ञ, विचरण। समूह का वृंद, गण, संध, पुंज, दल, टोली, जत्था पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से लेके अब तक। ठीक है, देखिए सौर सैन्य अपभ्रंश में जो आता है पश्चिमी हिंदी उपभाषाएं, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैसाची में लहंदा, पंजाबी। ब्राचड़ में सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी, मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी उपभाषाएं आती हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न संधि विच्छेद से है। अंतर्धान का संधि विच्छेद करना है तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है अंतधन धान। अंतधन धान होता है, इसमें विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि के पहले अ तथा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। जैसे निधन झर निर्झर, दूधन गंध दुर्गंध, निधन गुण निर्गुण, दूधन आत्मा दुरात्मा। जो यहाँ पे ये विसर्ग है यह यहाँ पर जाके ऊपर र के की मात्रा बन जाती है। ठीक है, आइए 46 प्रश्न हो गए। 47वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से जाना जाता है। सिंध नदी के आसपास की भूमि और वहां रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। कालांतर में ईरानी भारत के अधिकाधिक भागों से परिचित होते गए और उनके द्वारा यह शब्द हिंद उच्चारित होने लगा। यूनानी शब्द इंडिका और अंग्रेजी शब्द इंडिया को इसी हिंदी का विकसित रूप कहा जा सकता है। हिंदी का में का अक्षर का लोप होने से हिंदी शब्द बनकर सामने आता है। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48वां क्या कहता है। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। देखिए खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी हिंदी भी कहा जाता है।
सौर सैन्य वंश। खड़ी बोली के अनेक नाम साबित है, जैसे हिंदुई, हिंदवी, दक्षिणी, रिक्ता, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी तथा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे जनपदीय हिंदुस्तानी का नाम दिया है। खड़ी बोली की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, जिसका नाम अन्य नाम कौरवी है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी आते हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी आती है। अगला प्रश्न है, भाषा का निर्माण होता है मौन ध्वनियों से? बिल्कुल नहीं। अव्यक्त ध्वनियों से? बिल्कुल नहीं, व्यक्त होना चाहिए। व्यक्त ध्वनियों से? बिल्कुल सही है। मूक ध्वनियों से? बिल्कुल नहीं। तो भाषा का निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है, अर्थात हम जो ध्वनि व्यक्त करते हैं उसी से ही भाषा निर्मित होती है। भाषा का उच्चारण या लिपि के माध्यम से प्रेषित होता है। उच्चारण वह ध्वनि संकेत है जो शारीरिक अवयवों के माध्यम से व्यक्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 50। अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे साथियों, वह थे अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति को अस्वीकृत कर दी गई। इस समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी थे। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने तिलक फांट बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। सर्वप्रथम सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की और महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। साथियों, ये 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न हमने देखा। अब 50 के बाद के प्रश्न मैं कल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें रहेंगे, जिसमें 51 से लेके 100 तक के प्रश्न रहेंगे। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न और आसान प्रश्न आपके समक्ष आ रहे हैं। टीजीटी की जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो गोविंद पांडे को पढ़ना शुरू करें। गोविंद पांडे को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आप तय करें। सबके पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। मेरे पढ़ने की स्ट्रेटेजी कुछ और थी। मेरे पढ़ने की स्ट्रेटेजी आप देखेंगे तो बहुत मेहनत किया था मैंने। आप भी मेहनत कर सकते हैं, आप भी लग सकते हैं और अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देख सकते हैं। तो साथियों, पढ़ते रहें, अपने आप को मजबूत बनाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जो 51 से लेकर 100 प्रश्न उसमें निहित होंगे। और हम DSSB TGT के लगभग अब तक के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनके सॉल्व हम देखेंगे, बहुत व्याख्या रूप में देखेंगे। बेशक समय लग रहा है, लेकिन विश्वास मानिए एक समय ऐसा आएगा जब अपने आप को आप परिपक्व पाएंगे। ठीक है। आप सभी हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला, टेलीग्राम चैनल पढ़ाई पाठशाला तथा इंस्टाग्राम चैनल पढ़ाई पाठशाला से जुड़े। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जोड़े, मनोबल बढ़ता है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।